Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss one very interesting history chapter, that is the Mughal Emperor. और इस चैप्टर में बेटा हम जो ग्रेट मुगल एम्परर रहे लाइक आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, लाइन वाइज इनके बारे में पढ़ेंगे. Mughal Empire prospered in India as the early Mughal rulers were very capable. क्योंकि जो मुगल एम्पायर था ना बेटा, आपको अगर याद हो सो लोधी जो थे ना, जब उससे खुश नहीं थे उसके नोबल्स, तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था कि आप आइए इंडिया में, हम आपका साथ देंगे. वहाँ से मुगल एम्पायर की एंट्री हुई थी. और जो इसके फर्स्ट 5 रूलर रहे ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो ग्रेट एम्परर में गिने जाते हैं. और इसी वजह से मुगल एम्पायर इतने सालों तक इंडिया में शासन कर पाया. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाबर से, जिन्होंने मुगल एम्पायर की नींव इंडिया में रखी. आपको मैं बताऊं बेटा, ये जो मुगल्स थे, ठीक है, या आप बाबर से स्टार्ट कर लेते हैं, इनके अंदर ना बड़ी महान हस्तियों का खून था. यानी कि ये नानी की साइड से, मम्मी की साइड से ये चंगेज़ खान की औलाद थे और पापा की साइड से ये तैमूर की औलाद थे. कहने का मतलब आप देखो, चंगेज़ खान द फेमस मंगोल रूलर, नोमैडिक रूलर था. चंगेज़ खान को कोई नहीं हरा सकता था, वेरी क्रूअल. और तैमूर वेरी क्रूअल इन्वेडर था. सो इन दोनों का लिनेज मिलकर जो आपका है मुगल्स बना है. He and later Mughals like to be associated with Taimur and not with Genghis Khan. बाबर को लगा कि मुझे अपने lineage जो है वो तैमूर के नाम से बढ़ानी चाहिए, not with the Genghis Khan. तो उसने फादर साइड से अपनी जो है lineage बढ़ानी शुरू की. बाबर was the ruler of फरगना डिस्ट्रिक्ट. फरगना जो है ना बेटा एक स्मॉल किंगडम है सेंट्रल एशिया में. हुआ क्या, वो बहुत अर्ली एज में बाबर गद्दी पे बैठा था. अब जो उसके नोबल्स थे उन्होंने गद्दारी की और उसे वहाँ से भगा दिया. अब उसने क्या किया कि भाई ही लुक्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई मैं कहाँ जाके रहूँ, कहाँ से अपने नए किंगडम की शुरुआत करूँ. वो काबुल आ गया, काबुल पे अटैक किया, काबुल को ऑक्यूपाई कर लिया 1504 में. अब काबुल से वो सेटिस्फाई नहीं था, उसको लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ. ही वॉन्टेड टू एक्सपेंड इट फर्दर. सो व्हेन दौलत खान लोधी इन्वाइटेड हिम कि भाई आप इंडिया आइए और यहाँ आके आप इन्वेट कीजिए, तो उसको एक अच्छा मौका मिल गया कि अब मैं जो है हिंदुस्तान जाके कैप्चर कर सकता हूँ एक बहुत बड़े हिस्से को. सो बाबर फाउट विद इब्राहिम लोधी एट पानीपत. पानीपत की लड़ाई बड़ी फेमस है, 1526 में हुई थी और ये आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ पे उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया. और बाबर ने क्या किया, दिल्ली, आगरा, इन सबको कैप्चर कर लिया. एक छोटी सी आर्मी के थ्रू उसने इस एरिया को कैप्चर किया और धीरे धीरे बेटर कमांडर के साथ साथ जो है वो अपनी आर्मी को भी स्ट्रेंथन करता गया और बहुत बड़े भारत के हिस्से को भी कैप्चर करता गया. तो कहने का मतलब ये है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी ना, वो 9 गुना बड़ी आर्मी थी बाबर की, ठीक है. और बाबर फिर भी जीत गया इतनी छोटी आर्मी के साथ. कैसे जीत गया, तो उसके पीछे जो रहस्य था, डैट वॉज कैनन. कैनन पता है ना आपको, जो तोपें होती हैं, उस समय के लिए वो बड़ी मॉडर्न चीज़ थी. उन कैनन्स ने जो क्या किया था, एक न्यू काइंड का वेपन था और बहुत ज़्यादा आर्मी जो इब्राहिम लोधी की आर्मी थी उसको लॉस पहुंचाया था. सो कैनन की वजह से पानीपत की लड़ाई जो है वो बाबर जीत गया, जबकि उसके पास आर्मी छोटी थी. When Daulat Khan Lodi invited Babur, he had thought that Babur would fight and then go back to the Kabul. दौलत खान के दिमाग में तो यही था कि भैया हमने बुलाया, हम साथ देंगे, लड़ेगा, हमारी हेल्प करेगा, कुछ हम दे देंगे, फिर वो काबुल वापस चला जाएगा. उसको ये नहीं पता था कि भैया वो तुम्हें भी भगा देगा और खुद ही भारत का राजा बन जाएगा. और हुआ भी यही. जब बैटल में बाबर जीत गया, विक्टोरियस हुआ, तो बाबर ने कहा भैया मैं तो यहीं रहूँगा. He continued his campaign. He defeated Rana Sanga, the ruler of Mewar, Battle of Kanwa. Then he annexed the Gwalior. उसके बाद धौलपुर, घाघरा, फिर तो वो जीतता ही गया. और क्या हुआ, इस छोटे से टाइम पीरियड में, यानी कि 5 ईयर का टाइम पीरियड था, उसने जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर भारत में खड़ा कर दिया था. 1530 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो उनके बेटे थे हुमायूं, वो गद्दी पे बैठे. बाबर को कहा जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें थी, ठीक है,
ही वॉज हैविंग द गुड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, गुड हार्ट पर्सन भी था, गुड मिलिट्री जनरल भी था. ही वॉज अ पोएट, राइटर ऑल्सो, और इवन ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी नेम्ड तजुके बाबरी, यानी कि बाबरनामा. और बाबरनामा उन्होंने लिखी, उनको पढ़ने लिखने का इतना शौक था. इट कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी बाय अ मुस्लिम रूलर. मतलब आप इसे फर्स्ट मान सकते हो मुस्लिम रूलर की ऑटोबायोग्राफी. अच्छा, उसमें इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में, क्या जर्नी की, कहाँ लड़ाई लड़ी, कैसे अपना शासन चलाया, कितने मिलिट्री कैंपेन किए. इवन उन्हें भारत इतना पसंद आया था कि इंडिया की जो टोपोग्राफी थी, जो हरियाली थी, जो पहाड़, पेड़, पर्वत, बर्ड्स, ट्रीज सब कुछ थे, उसको भी उन्होंने डिटेल में अपनी बाबरनामा में लिखा है. और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे गार्डन आगरा में बनवाए थे, सिकरी में बनवाए थे, धौलपुर में बनवाए थे. एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन पोलो. तो आप देखिए, बड़ा शौक था, और छोटे से टाइम स्पैन में बाबर ने बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो शो की थी. नॉलेज विंडो में देखते हैं. इन सेंट्रल एशिया बाबर इज़ बेटर नोन एज पोइट. सेंट्रल एशिया में आप जाओगे ना, तो बाबर को एक महान शासक की बजाय एक महान कवि के रूप में देखा जाता है. अब चलते हैं हम उनके बेटे की तरफ, डैट इज़ हुमायूं. बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग लाइफ, बट हाँ, उसने एम्पायर तो बहुत बड़ा खड़ा कर दिया था. अब इस एम्पायर को जब खड़ा किया तो उसके पास समय नहीं था कि उसे कंसोलिडेट कर पाए, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई. तो ये सारी टेरिटरीज फिर आपस में लड़ने लगी. बाबर के थे 4 बेटे. हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट वन एंड द अदर 3 being was द कामरान, हिंदल एंड अक्सारी. हुमायूं गॉट द थ्रोन, क्योंकि भैया एल्डेस्ट था, लेकिन चारों में आपस में लड़ाई थी, तो ये हुआ कि चलो हुमायूं को बड़ा एरिया दे दिया जाता है, बाकी एरिया जो है 3 भाइयों में बांट दिए जाते हैं. लेकिन फिर भी वो 3 भाई जो हैं हुमायूं से खुश नहीं हुए. हुमायूं वॉज ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय गुजरात, काबुल एंड मालवा. मतलब हुमायूं को एक बहुत बड़ा एम्पायर तो मिला, लेकिन उस एम्पायर में आपसी लड़ाई झगड़े थे, क्योंकि बाबर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था. अब उसे अपने भाइयों का रिबेल भी फेस करना पड़ रहा था, गुजरात, काबुल, मालवा का रिबेल भी फेस करना पड़ता था. अब हुमायूं डिफीटेड द शेर शाह सूरी 1532 एंड दे ऑक्यूपाइड गुजरात एंड मालवा इन 1534. ही वॉज ऑल्सो मेकिंग द एफर्ट्स टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर. उसे लग रहा था कि भैया इतना बड़ा एम्पायर है, इसको जो है मैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आऊँ. तो उस समय क्या हुआ कि जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने रीऑक्यूपाई कर ली अपनी फोर्सेस को, और चौसा में 1539 में उन्होंने हुमायूं को हरा दिया. फिर कन्नौज में हरा दिया 1540 में. हुमायूं की इतनी बुरी हार हुई बेटा, बहुत सारी टेरिटरीज जो है उनके हाथ से निकल गई. शेर शाह सूरी से वो लगातार हारते गए, इतना हार गए कि उन्हें ये भारत का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़कर सिंध में जाना पड़ा. It was during this turbulent times that a son was born. और वहाँ पे क्या, जंगलों में उन्हें कई साल बिताने पड़े, और उन्हीं जंगलों में उनके बेटे ने जन्म लिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अकबर द ग्रेट. The son was destined to become a great Mughal ruler in future. अब हुमायूं, क्योंकि बेटे का भी जन्म था, हुमायूं फिर पर्शिया चले गए. वहाँ से वहाँ उन्हें वहाँ के सैफविद रूलर थे, उन्होंने शरण दे दी. Therefore he was able to regain the throne of Delhi in 1555. वहाँ पे धीरे धीरे अपनी उन्होंने आर्मी को फिर से कंसोलिडेट करना शुरू किया. और हुआ क्या, शेर शाह सूरी की जब डेथ हो गई, क्योंकि उनकी जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, तो उसके बाद जो है हुमायूं इंडिया वापस आए, और वहाँ पर उन्होंने रिकैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, और फिर दिल्ली को भी उन्होंने रूल ओवर किया, क्योंकि शेर शाह सूरी के बाद जो थ्रोन पर आए वो अच्छे रूलर नहीं थे. अच्छा, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ओपियम. Shortly after he regained his territory, he fell down the stairs and died in 1556. लेकिन कहा जाता है कि सबसे बदकिस्मत रूलर रहा हुमायूं, क्योंकि भाई पूरा टाइम तो उसको लड़ाई झगड़े में ही रह गया, कंसोलिडेट करता रहा पावर. फिर उसको मजबूरी में जंगलों में भी ज़िंदगी बितानी पड़ी, उसका बेटा भी वहीं पैदा हुआ, और फिर जब उसके पास अच्छा शासन आया, एक अच्छी एरिया आई, जब अच्छे दिन आए, तो भैया एक बार वो सीढ़ी पे अपनी लाइब्रेरी में
किताब लेने के लिए चल रहा था और वहाँ से वो गिर गया। उसके बाद वो इतना बीमार पड़ा कि वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाया था अपनी लाइफ को। अब उसके बाद उनके जो बेटे थे अकबर, वो गद्दी पे बैठे। तो अकबर से पहले हम बात करते हैं ग्रेट रूलर शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज फरीद खान। आप फोटो में देखिए शेर शाह सूरी को, बचपन का नाम उनका फरीद खान था। अफगान जो थे जागीरदार सासाराम बिहार के, उनके बेटे ये थे। वंस ही किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडली, और तब से इनका नाम पड़ गया शेर शाह। भैया अकेले ही मार दिया टाइगर को, तो शेर शाह नाम पड़ गया और उसके बाद ये फेमस हो गए। शेर शाह वॉज वेरी एम्बिशियस यंग मैन। कहा जाता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता था। इवन बाबर की आर्मी से भी वो लड़ने को तैयार हो गए थे। बाबर की डेथ के बाद उन्होंने अपने एम्पायर को इंडिपेंडेंट एम्पायर डिक्लेयर कर दिया था। पूरे बंगाल और बिहार में उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी और वेल इक्विप्ड आर्मी थी। हुमायूं को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से हराया कि हुमायूं के पर्शिया के जंगलों में जाकर छिपना पड़ा था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अचानक वो अपनी कैनन को चेक कर रहे थे, तोप को, तो उस चेक करने में इंसिडेंटली वो तोप फट गई और उसमें जो है उनकी डेथ हो गई। तो इतने ब्रेव रूलर जो थे इस नेचुरल डेथ से जो है वो मरे थे। ही सेट अप द वेरी इफेक्टिव सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शेर शाह ने नए सिल्वर कॉइन निकाले थे जिन्हें उस समय कहा जाता था रुपया। He knew well the significance of roads, और उन्हें ये था कि भैया देखो, अगर रोड्स का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते अच्छा। इसीलिए जो आज आपका NH1 है ना बेटा, नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, वो शेर शाह सूरी ने स्टार्टिंग में बनवाया था। ठीक है, इसीलिए उसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। एंड बिसाइड ऑल्सो ही ऑल्सो कनेक्टेड आगरा टू जोधपुर, दिल्ली टू बुरहानपुर, दिल्ली टू जौनपुर, लाहौर टू मुल्तान। इस तरीके की बहुत सारी सड़कें जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई थी। नॉलेज विंडो को चेक कीजिए बेटा। वी कॉल आर करेंसी रुपी इन इंग्लिश और रुपया इन हिंदी। These names have been derived from शेर शाह रुपया। आप देखो उन्होंने पहले ही नाम रख दिया था ना रुपया, वहीं से ये नाम जो है आया है। शेर शाह गॉट ट्रीज प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। उनको ये रहता था कि भाई उस समय लोग जो हैं व्यापारी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, तो उन्होंने रोड के दोनों तरफ अच्छे अच्छे बड़े बड़े हरे हरे पेड़ जो हैं लगवाए थे। इवन उन्होंने सराय बनवाई थी रास्तों में, जैसे हम रेस्ट हाउस कहते हैं ना, उस तरीके की उन्होंने सराय बना रखी थी कि अगर कोई आ रहा है रास्ते में थक गया है तो उसको बैठने के लिए, आराम करने के लिए इस तरीके के रेस्ट हाउस मिलते जाएं। डाक चौकीस भी उन्होंने बनवाई थी। डाक चौकीस का मतलब होता है पोस्टल डिपार्टमेंट, कि मान लो वो अब आगे नहीं जा सकता तो वहाँ से वो अपना पोस्ट लिख के भिजवा सकता है। और आफ्टर एवरी रेगुलर डिस्टेंस, कि किसी को कोई परेशानी ना हो, द मेल वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम वन चौकी टू द अनदर चौकी, जब तक कि वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती थी। तो बड़ा अच्छा पोस्टल सिस्टम भी उन्होंने डेवलप कर रखा था। शेर शाह ने सारी पावर अपने हैंड में ले रखी थी। वो कम्प्लीटली अपने नोबल्स पे ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे, सब पे पूरा कंट्रोल रखते थे। उनके जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उसमें आपके आते थे शिकदार, मुंसिफ एंड काजी। सो हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, और वो प्रोविंस जो डिवाइडेड थे बेटा, दैट वर इन द सरकार्स। नाउ ईच सरकार हैड अ फ्यू परगनास। जैसे आज होता है ना बेटा, हमारे पास क्या है, देश, देश के बाद क्या है, राज्य, राज्य के बाद क्या होते हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, और फिर गांव होते हैं, हमारे शहर होते हैं। सेम ऐसे उस समय भी उन्होंने डिवीजन कर रखा था। आप देखो परगनास को क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं। एंड दीज कंप्राइजिंग मैनी विलेजेस। अब विलेज में एक हेडमैन होता था जिन्हें कहा जाता था मुकद्दम। आजकल हम क्या कहते हैं, सरपंच, उस समय इन्हें मुकद्दम कहा जाता था। फिर क्या होता था, जो भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो देखता था उन्हें कहा जाता था कोतवाल। तो ये इनका ये सिस्टम हो गया। इसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं
तो शेर शाह मेड द कलेक्शन ऑफ रिव्यू मीन्स ऑफ कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हिज पीपल। बहुत अच्छे से रेवेन्यू कलेक्शन पे जो है ना, कहते हैं वो निगरानी रखते थे। क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था, लैंड रेवेन्यू जो है उनके ऑफिसर कलेक्ट करते थे। तो क्या उन्होंने ही गॉट द कल्टीवेबल लैंड, और उस लैंड को उन्होंने मेजरमेंट करवाया होता था कि कितना लैंड है, कितना फर्टाइल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना इसमें से जो है कल्टीवेट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लैंड पर टैक्स लगाते थे। So it is believed that he often visited his people in disguise to ensure their welfare। होता है ना, फिल्मों में भी होता है वेश बदल के लोगों के बीच में जाना। तो ऐसे राजा थे वो, वेश बदल के लोगों के बीच में रहते थे, पता लगाते थे कि लोग अपने राजा से खुश हैं या नहीं हैं और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। इसीलिए शेर शाह सूरी जो है ना सबके चहेते राजा थे। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो शेर शाह ने जो पॉलिसी फॉलो की थी वो अलाउद्दीन खलजी की पॉलिसी फॉलो की थी। उन्हें पता था कि अगर मेरा सिपाही सेटिस्फाइड है ना तो कभी भी मेरे से रिबेल नहीं करेगा और मेरे लिए जान देने को हमेशा तैयार रहेगा। इसीलिए वो अपने सिपाहियों को सैलरी देते थे कैश में। एंड ही प्रिपेयर्ड देयर डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑल्सो। नहीं होता जैसे रोल कॉल आपकी अटेंडेंस होती है ना, वैसे ही प्रॉपर उनकी डिटेल रखना। इवन जो उनके घोड़े आते थे ना, बेस्ट क्वालिटी के घोड़े, उनको ट्रेंड किया जाता था और वो ब्रांडेड होते थे, यानी कि उस पर पूरा ठप्पा लगता था जिसे कहा जाता था दाग। अब उस पर ब्रांड लग गया कि भैया ये शेर शाह सूरी का घोड़ा है। इवन शेर शाह सूरी रूल्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, बट he was a very great and you can say the able administrator and able emperor। उनका आप ये कह सकते हो कि शेर शाह सूरी का इम्पैक्ट आज तक है। आप देखो जीटी रोड जो शेर शाह सूरी मार्ग है उसके नाम से भी हम उन्हें याद रखते हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मुगल रूलर पे, दैट इज अकबर। अकबर द ग्रेट अनडाउटली उन्हें कहा जाता है। एंड इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस सच अ ग्रेटेस्ट रूलर। इन 1556 जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, जस्ट 13 ईयर्स की एज में अकबर जो है सिंहासन पर बैठे थे। ही वॉज वेरी यंग, बहुत छोटे थे। तो जो उनके आप ये कह सकते हो नोबल्स थे, बैरम खान, उन्होंने जो है गद्दी को संभाला था, यानी कि गद्दी पे तो वो बैठे थे लेकिन अकबर के नाम पे शासन उस समय बैरम खान चला रहे थे। अब हुआ क्या, उस समय इन्होंने, अकबर ने, हेमू एक राजा थे इंडिया के, उन्हें डिफीट किया था। हेमू जो थे वो शेर शाह सूरी के डिसेंडेंट थे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, तो बेटा ये याद रखना है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई है अकबर और हेमू के बीच में। और जिसमें जब हेमू राजा की हार हुई तो पूरा दिल्ली और आगरा कंप्लीटली जो है अकबर के कंट्रोल में आ गया था। अब उसके बाद अकबर ने धीरे धीरे बैरम खान के अंडर बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना प्रशिक्षण लिया, बहुत अच्छे जो है वो फाइटर बने। उन्होंने ग्वालियर को, अजमेर को, जौनपुर को, मालवा को मुगल एम्पायर में एनेक्स्ड कर दिया। राजपूत क्या हुआ कि वो इनके खिलाफ होने शुरू हुए, तो राजपूत रूलर्स को भी इन्होंने अपने अंडर एनेक्स करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक फ्रेंडशिप जो है ऑफर राजपूत को दिया। उन्होंने एक मैरिज अलायंस प्रोसेस रखा कि भैया आपकी बेटियों से, बहनों से हम शादी कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने राज्य में शासन करते रहिए, इतना टैक्स हमें देते रहिए। तो कुछ तो राजपूत रूलर्स जो थे वो मैरिज अलायंस में जो है मुगल एम्परर के अंडर आ गए, और कुछ ने जब नहीं माना तो उनकी लड़ाई हुई, और जब वो हार गए तो वो मुगल एम्परर के कंट्रोल में आ गए। जोधाबाई कहानी बड़ी अच्छी आपने सुनी होगी ना, अकबर की वाइफ थी, राजपूत प्रिंसेस थी, तो वो भी जो है मैरिज अलायंस के थ्रू, आमेर की प्रिंसेस थी वो अकबर की वाइफ बनी थी। इवन अकबर को ये था कि मेरे कोर्ट में हर तरीके के नोबल्स होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं, हर तरीके के, क्योंकि हर एक के पास अपनी एक कोई ना कोई फील्ड होती है और स्किल्ड होती है। इसीलिए उसने सारी हाई पोस्ट जो थी ना
राजपूत को देनी शुरू की एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद तुर्क्स को भी देनी शुरू की। आपके जो राजा मान सिंह हैं, राजा टोडरमल हैं, इन सबको हाई पोस्ट दी गई थी। देन राजपूत किंगडम्स दैट मेड पीस विद हिम लाइक आमेर हो गया, आपका बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, तो इन सब के साथ उसने एक फ्रेंडली रिलेशन रखा था। लेकिन जो नहीं कर रहा था तो उनके साथ तो लड़ाई होनी ही थी। रणथंभौर में उनकी लड़ाई हुई। महाराजा जो हमारे महाराणा प्रताप थे, ठीक है, आप फोटो देख सकते हो महाराणा प्रताप जी की, उनकी बहुत बार लड़ाई हुई। उन्होंने कभी भी जो है ना मुगल्स की सत्ता को स्वीकारा नहीं। और हल्दी घाटी की कहानी आपको बड़ी फेमस कहानी है 1576 की, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई थी। बहुत बड़ी ब्लड शेड बैटल थी हिस्ट्री की। और आपको पता है महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या नाम था उसका? चेतक। इसी से हम याद रखते हैं ना, इतना उन्होंने साथ दिया था महाराणा प्रताप का। कहते हैं चेतक के पीछे जब आर्मी पूरी लग गई थी ना अकबर की, तो बहुत ज़्यादा ये था कि भाई अब महाराणा प्रताप नहीं बच पाएंगे। तो कहा जाता था कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस तरीके का चेतक हवा से बात करता था। तो हल्दी घाटी की कहानी जो है बहुत फेमस कहानी है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उस समय। इसके बाद जो है आपका मुग़ल आर्मी आगे बढ़ती गई, बहुत सारे राजपूत रूलर्स को उन्होंने हराया भी दी। और आपने जौहर भी सुना होगा कि बहुत सारी राजपूत विमेन ने अपनी जान दे दी, जौहर कर दिया, लेकिन वो मुग़ल्स के कंट्रोल में आने से मना कर दिया। तो अकबर के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई, बहुत लोगों ने सरेंडर भी कर दिया था, बहुत सारे राजाओं ने। ही कंटिन्यू टू हरास the Mughal forces by his tactics of guerrilla warfare. He regained a major part of his kingdom in 1579. महाराणा प्रताप को हराना मुश्किल हो गया था और अकबर को मतलब कहते हैं कि 16 बार लड़ाई हुई। और जो महाराणा प्रताप थे वो अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स से बार बार जो है अकबर की सेना को हरा देते थे। बट अकबर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी और कहा जाता है कि एंड में हार हुई प्रताप की। अकबर बिल्ट अ वास्ट एम्पायर, ही कनकर्ड द गुजरात, देन वेस्ट में आपका देखो आगे बंगाल उन्होंने कैप्चर कर लिया, ओडिशा तक कैप्चर कर लिया। और ऐसा माना जाता है एक लार्ज साम्राज्य जिसे आप कहते हो वो खड़ा कर दिया था। बहुत सारा एक फर्टाइल लैंड, पोर्ट वगैरह सब कुछ जो है अकबर के हिस्से में आ गया, जिससे उसकी ओवरसीज ट्रेड जो है अरब्स के साथ, यूरोपियन के साथ वो बढ़नी शुरू हो गई थी। सेम एज बंगाल में जब कंट्रोल उनके पास आया था, तो बंगाल में भी सी पोर्ट था, वहाँ से भी उनका साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और चाइना की तरफ जो ट्रेड था वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। ओडिशा वो भी एक आपका देखो कोस्टल रीजन है, वहाँ से भी उनको बहुत अच्छा समुद्री मार्ग मिल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अकबर के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का आ गया, जिससे एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू उन्हें मिलने लग गया था। एज इट्स फुलेस्ट ग्लोरी, अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द वेस्ट। अगर मैं हिंदू कुश की बात कर रही हूँ बेटा, तो आप अफगानिस्तान की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं ना ऊपर, उस जगह की बात मैं कर रही हूँ। वहाँ से उसका एम्पायर शुरू होता था। और ईस्ट में आपका ब्रह्मपुत्रा जो अरुणाचल प्रदेश आपका ये दिख रहा है, पहले आसाम की तरफ का हिस्सा, वहाँ तक पहुँचा हुआ था। नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में गोदावरी रिवर तक उनका ये पूरा का पूरा कंट्रोल हो चुका था। अकबर ने बहुत सारे टाउन्स बनाए, स्पेशली द फतेहपुर सिकरी आगरा के पास बनाया था, उन्होंने इसे कैपिटल बनाया। ही नॉट ओनली ब्रॉट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल बट ही एडमिनिस्ट्रेटेड वेरी वेल ऑल्सो। उसे ये पता था इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया है तो मुझे टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इनको यूनाइट करने के लिए मुझे इनको अनुमति देनी होगी अपने धर्म को मानने की। तो उसने ऐसा कोई जजिया टैक्स नहीं लगाया था, उसने जो है टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया ताकि लोग जो है मिलजुल कर आराम से रहें। अब आप देखो, डिस्पाइट ऑल हिज अचीवमेंट, अगर हम देखें तो अकबर वॉज नॉट वेरी कंसेंटेड, और आप ये कह दो कि कंटेंटेड पर्सन इन हिज पर्सनल लाइफ। उसके जो 2 बेटे थे दैट डाइड ड्यू टू द ओवर ड्रिंकिंग। इवन जो प्रिंस सलीम थे उन्होंने भी अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर दी थी। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी और उनको जो है सिकंदरा जो आपका है ना
नियर आगरा, वहाँ पर जो है दफनाया गया था। और अकबर के बाद जो गद्दी पे बैठे उनके बेटे सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। 1605 में जब अकबर की डेथ हुई, सलीम जी गद्दी पे बैठ गए, अपने आप को टाइटल दे दिया जहांगीर, पूरे जहां के जो है वो राजा हैं। ठीक है, पहले क्या था कि भाई अकबर के टाइम पे अकबर ने उन्हें गवर्नर बना रखा था अवध का, बंगाल का, कि भैया इसको जो है तुम रूल ओवर करो, लेकिन अब तो पूरा मुगल एम्पायर ही उनके पास आ गया था। सो क्या किया, ही वांटेड टू ब्रिंग अबाउट द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू हिज एम्पायर। ही इज़ वेरी फेमस फॉर चेन ऑफ जस्टिस। ये आपको याद रखना है, जहांगीर को एक न्याय प्रिय राजा कहा जाता है। चेन ऑफ जस्टिस के नाम से वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, अपने महल के बाहर एक रस्सी, पूरी एक चेन बना रखी थी, और महल के जो गेट था ना, बड़ा सा कोर्ट का जो उनका गेट था, उस पर बड़ा सा घंटा, घंटी भी नहीं घंटा, टांग रखा था, और ये बोला हुआ था किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उस चेन को खींच दे बाहर से। सो घंटी की आवाज़ अंदर जाएगी और एट एनी टाइम कोर्ट जो है उसी समय लगेगा, उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा और शॉर्ट आउट करेगा प्रॉब्लम। तो इसीलिए न्यायप्रिय शासक उन्हें माना जाता है। इवन पढ़ाई लिखाई में भी उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। लिटरेचर में उन्होंने बहुत अचीवमेंट की हैं। उन्होंने मेमोयर्स भी लिखा है जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी, इन विच ही हैज़ रिटन अबाउट हिज ओन रूल, और अपनी लाइफ के बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया है। जहांगीर ने अपने एम्पायर को पूरा यूनिफाई कर रखा था, बांध रखा था, बहुत अच्छे से अपनी आर्मी को बंगाल में, अवध में मजबूत कर रखा था, और शांति प्रिय ढंग से वो वहाँ पे शासन कर रहे थे और उनको हेल्प दे रहे थे वहाँ के जो गवर्नर थे। द राणा ऑफ मेवाड़, आफ्टर डिफीटिंग हिम, he got all those area. Then he continued to forge matrimonial alliance, जो उनके पापा ने चलाया, वही मैरिज अलायंस जो है वो भी कंटिन्यू कर रहे थे विद द राजपूत। There were only a few military campaigns during his rule. बहुत कम लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, हालांकि जो स्मॉल चीफ रहे उस समय पंजाब के, कांगड़ा के, इनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस रीजन को भी मुगल एम्पायर में एनेक्स्ड कर दिया था। The Jahangir wanted to expand his area till the Deccan, so he captured the Ahmednagar fort. Capture तो किया उन्होंने, but he could not bring the whole Deccan under his rule. बड़ा उनको ये गिल्ट रहता था, ये जो पूरा दक्कन का एरिया ना, जिसे हम आज दक्कन प्लेट्यू कहते हो ना, वो एरिया वो चाहते थे कि मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ जाए। He had to face some setbacks in the northwest when he lost the Kandhar. हुआ क्या, अफगानिस्तान से थोड़े इन्वेशन होने शुरू हो गए, तो अफगानिस्तान का जो कंधार रीजन था वो उनके हाथ से निकल गया, उस लड़ाई में वो हार गए। तो इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर द जहांगीर। वाई? बिकॉज द ट्रेडर्स ट्रेडेड विद दीज टेरिटरीज फॉर ट्रेड विद अरब्स एंड यूरोपियंस, और वो हिस्सा अब इनके हाथ से चला गया। तो जब उस एरिया में व्यापार नहीं हो सकता तो लॉस तो होगा इनको। Also, it was a strategic point from where the empire could be defended. अब क्या हुआ बेटा, क्योंकि अफगानिस्तान का कंधार उनके हाथ से निकल गया, तो भाई एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो भी खत्म हो गया। इस वजह से अब अफगानिस्तान की तरफ से इन्वेशन जो था इंडिया में कंटिन्यूसली हो सकता था। इवन जहांगीर को अपने बेटे की तरफ से भी जो है वो रिबेल फेस करना पड़ा था। अब बात करते हैं बड़ी प्यारी सी वाइफ नूरजहां, जो जहांगीर की थी वाइफ। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिकुलेट लेडी। आप पिक्चर में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल उन्हें दिखाया गया है। जहांगीर ने इनसे शादी की थी 1611 में। अब क्या हुआ, जब वो उनसे शादी हुई तो वो जो है उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई। ऐसा कहा जाता था ना केवल उन्होंने जहांगीर का दिल जीता था बल्कि दिमाग भी जीत लिया था। जहांगीर यूज्ड टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ द स्टेट विद हर वाइफ नूरजहां। हमेशा वो उनकी एडवाइस ज़रूर लेते थे, उन्हें लगता था शी इज़ वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। और ऐसा भी माना जाता है बहुत सारे डिसीजन जो जहांगीर ने लिए वो नूरजहां द्वारा लिए गए थे। Once when Jahangir fell ill, नूरजहां managed the affair of all empire. उनका इन्फ्लुएंस जो था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। इवन जो सिक्के बनने शुरू हुए थे ना जहांगीर के टाइम पे,
उन पे एक तरफ नूरजहां होती थी और दूसरी तरफ जहांगीर का फेस जो है वो मिंट किया जाता था। जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहां रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड लिव्ड अ सॉलिटरी लाइफ इन द लाहौर, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। इसीलिए नूरजहां को चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि शायद ये वो लेडी थी जिन्होंने बहुत अच्छे से जहांगीर के रूल के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। अब चलते हैं शाहजहां पे, जो कि जहांगीर के बेटे थे। शाहजहां इज़ द बेस्ट रिमेंबर, और आपको पता है क्यों याद किया जाता है शाहजहां को? ताजमहल। ताजमहल का नाम जैसे याद है ना, शाहजहां दिमाग में आता है। उन्हें ऐसा कहा भी जाता है द बेस्ट आर्किटेक्ट और द बेस्ट इंजीनियर ऑफ दैट पीरियड। शाहजहां जो थे, जहांगीर की डेथ के बाद जहांगीर के बेटों में लड़ाई हुई, उसमें जो प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां वो जीते और वो गद्दी पे बैठ गए। फॉर दिस ही एग्जीक्यूटेड हिज हाफ ब्रदर दैट इज शहरयार, हिज 2 sons एंड सम अदर फैमिली मेंबर। मतलब गद्दी पे बैठने के लिए इतने फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मार दिया। He became the emperor with the name of शाहजहां, द रूलर ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने अपना नाम खुद रखा, ये टाइटल खुद एज्यूम किया। जैसे आपके सलीम ने जहांगीर नाम एज्यूम किया था ना टाइटल, वैसे ही प्रिंस खुर्रम ने अपने आप को टाइटल दिया शाहजहां, मतलब पूरे वर्ल्ड का रूलर। लेकिन एक गद्दी पे बैठने के लिए अपने भाइयों को, उनके बेटों को मार देना, आई थिंक इट वॉज नॉट गुड। इन हिज इनिशियल रूल शाहजहां फेस मैनी रिवॉल्ट, क्योंकि भैया गद्दी पे बैठे हो खून खराबा करके, तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो ये किया कि जितने भी उसके साथ रिवॉल्ट हो रही थी उन सबको उसने कुचला, उनके साथ लड़ाई लड़ी। स्पेशली जो बुंदेल्स थे राजपूत के, उनको हराया। अफगान रूलर्स को हराया दक्कन में, दक्कन को उसने इन्वेड किया, एनेक्स किया अहमदनगर को अपने अंडर। देन बीजापुर गोलकुंडा को मजबूर कर दिया कि उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करे, अदरवाइज वो उनको भी एनेक्स कर देगा मुगल रूल में। उनसे एनुअल ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया। देन आर्मी फाउट द मैनी, लड़ाई आप कह सकते हो, मैनी बैटल्स अंडर द शाहजहां। आफ्टर दैट तो फ्यूचर रूलर जो आए वो थे औरंगजेब। शाहजहां ने एनेक्स्ट किया आसाम को, जिसे उस समय कहा जाता था कामरूपा। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द सेंट्रल एशिया अंडर हिज कंट्रोल, लेकिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एज द पर्शियन कंटिन्यू टू कंट्रोल द बल्ख एंड बख्शा। कांधार टू कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द पर्शियन। तो हुआ क्या, चारों तरफ से जो रिवॉल्ट हो रहा था उसमें वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस रिवॉल्ट को हराने के लिए। शाहजहां जो है पॉपुलरली उन्हें कहा जाता था इंजीनियर किंग, क्योंकि भाई उन्हें बहुत शौक था एन नंबर्स ऑफ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने का। मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स जो है उनके टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ शाहजहां's लाइफ पास्ट इन वेरी एगोनी। बेटा बहुत दुख दर्द में उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम क्षण थे, अंतिम साल थे, वो बीते थे। He fell ill in 1657 and until now the war of succession broke out on the death of the ruler। क्योंकि शाहजहां के भी बेटे थे, उनमें भी आपस में लड़ाई होने लग गई गद्दी के लिए, और कौन गद्दी पे बैठेगा ये देखना था। और शाहजहां बहुत बीमार पड़ चुके थे उस समय तक। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट ब्रोक आउट व्हेन द रूलर वाज स्टिल अलाइव। भाई ये तो देखा गया कि राजा मर गया तो उसके बाद उसके बच्चों की लड़ाई हो रही हो, लेकिन यहाँ तो राजा जिंदा था और तब भी उसके बेटों की लड़ाई चल रही थी कि भाई गद्दी पे मैं बैठूंगा। उस समय शाहजहां के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ रहे थे, दारा शाह शिको, देन आपका शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। ये चारों आपस में लड़ रहे थे, जिसमें औरंगजेब की विक्ट्री हुई और उसने जो है अपने भाइयों को मार दिया, राइवल में दारा को मारा और थ्रोन को असेंड कर लिया। भाई शाहजहां तो ऑलरेडी गद्दी पे है, उसने क्या किया, शाहजहां को जेल में डाल दिया। उसने कहा ये तो मरेंगे नहीं तो मैं गद्दी पे ही नहीं बैठूंगा, तो इसलिए उसने अपने फादर को जो है जेल में डाल दिया, रेड फोर्ट जो कि आगरा में है। हैंस ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज डॉटर जहां आरा अंटिल हिज डेथ इन 1666। तो शाहजहां की देखभाल उनकी बेटी जहां आरा ने की थी। अब वहाँ से कहते हैं कि जिस जेल में डाला गया था वहाँ से ताजमहल पास में था और वो ताजमहल को देखते रहते थे, क्योंकि वहाँ उनकी वाइफ जो थी उसको दफनाया गया था।
तो आप देखो बेटा डेस्टिनी, शाहजहां ने क्या किया था, अपने भाइयों को और उनके बेटों को मारा था गद्दी पे बढ़ने के लिए, और यहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को जिंदा रहते ही कैद कर दिया और अपने बाकी भाइयों को मार दिया। तो ये गद्दी का और पावर का खेल है। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। ड्यूरिंग हिज कैप्टिविटी शाहजहां यूज्ड टू सिट इन द showers of the Red Fort and gaze at marvel of Taj Mahal that he got constructed in the memory of his life. वहाँ पे बैठते थे शाह बुर्ज पे और वहाँ से वो देखते रहते थे ताजमहल को जहाँ उनकी वाइफ को दफनाया गया था। अब चलते हैं औरंगजेब पे। कहा जाता है जो फर्स्ट 6 मुगल रूलर्स वर कॉल्ड एज अ ग्रेट मुगल। अब औरंगजेब को ग्रेट कहें या ना कहें, लेकिन औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल। नाउ शाहजहां के बाद उन्होंने गद्दी को जो है असेंड किया था, अपने ब्रदर्स को मार दिया था, फादर को इम्प्रिजन कर दिया था, और औरंगजेब ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। अगर हम देखें जितना बड़ा अकबर का शासन रहा उतना ही औरंगजेब का 49 ईयर्स का रूल ओवर रहा इनका। Unlike the preceding emperor, औरंगजेब led a very simple life, though he was very cruel. उन्हें कोई मतलब नहीं था हिंदुओं से, टॉलरेंस पॉलिसी तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं अपनाई, लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। अपना कहा जाता है जो कैप वो पहनते थे ना वो खुद स्टिच करते थे। इवन वो जो है फूड बनाने में भी हेल्प करते थे, सिंपल क्लोथ स्टिच करके वही पहनते थे। कॉपी ऑफ कुरान जो है उनके पास हमेशा रहती थी। ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम हु रेगुलरली ऑफर्ड द नमाज 5 टाइम, मतलब कट्टर मुस्लिम जो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे। तो ये सारी क्वालिटी अगर देखा जाए तो ये कहलाती थी जिंदा पीर। जिंदा पीर मतलब पीर होते हैं जो सिंपल लाइफ जीते हैं और जो कुरान की सारी बातों को मानते हैं, तो इसलिए उन्हें जिंदा पीर का टाइटल या लिविंग सेंट का टाइटल दिया गया था। ही प्रूव्ड टू बी अ प्रेजुडाइज्ड रूलर ड्यूरिंग हीज रेन द मुगल रूल स्टार्टेड टू डिक्लाइन। भैया उन्हें कह दिया ना कि पहले हिंदुओं पे उन्होंने जजिया टैक्स लगाया बहुत ज़्यादा। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया दैट दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द मुस्लिम। जितने भी नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म को अपना लो, कन्वर्ट करो इस्लाम में, अदरवाइज हैवी टैक्स दिया था वो इम्पोज करता था या उन्हें मार देता था। सारे टेम्पल्स उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे और लोगों को इतना इम्प्रेस कर दिया था कि लोग परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया था मुस्लिम में उसके डर से। इवन ही ऑल्सो पुट एन एंड ऑफ मैरिज अलायंस। कहता कोई मैरिज अलायंस नहीं होगा, सीधे सीधे आप मुस्लिम बन जाओ, कोई शादीशुदी नहीं होगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लाइफ टाइम में तो बहुत ज़्यादा रिवेल्ट हुए, बहुत ज़्यादा रिबेल्स हुए। औरंगजेब्स रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक आप डिवाइड कर सकते हो 1658 टू 1680 व्हेन ही सप्रेस द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, और दूसरा टाइम पीरियड 1681 टू 1707 व्हेन ही वाज बिजी सप्रेसिंग द रिवोल्ट इन दक्कन। मतलब नॉर्थ इंडिया पहले लड़ता रहा, फिर दक्कन इंडिया में जितने रिवोल्ट हुए उसके अगेंस्ट वो लड़ता रहा। ही फेस रिवोल्ट ऑफ जाट, आगरा मथुरा रीजन, देन सनातनीस, देन बुंदेलास, देन राजपूत, सिख, मराठा, सब उसके अगेंस्ट हो गए थे कि ऐसा रूलर हमें चाहिए ही नहीं। 1707 में जब वो मरा ना, ही वॉज गोइंग टू दक्कन, तब भी वो लड़ने जा रहा था दक्कन में कि दक्कन में मेरे खिलाफ लोग खड़े कैसे हो गए। और ऑन हिज डेथ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और धीरे धीरे उसके डेथ के बाद मुगल एम्पायर ख़त्म होना शुरू हो गया। तो औरंगजेब को एक क्रूअल एक्सप्लॉयटेटिव रूलर के रूप में देखा जाता है। लेटर मुगल्स की बात करें बेटा, तो औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर आए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उन्हें लेटर मुगल्स कहा जाता है। दे वर वेरी वीक, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट थे। लास्ट मुगल रूलर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था कि भैया तुम लास्ट हो। इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन आ गया इंडिया पे। ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून। रंगून कहाँ पे है, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है ना, उसे कहा जाता है। 1858 में अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ भेज दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो आपकी हुई थी ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति, उस समय जो है इन्हें वहाँ भेजा गया था। व्हेन ही डाइड विद दिस द मुगल डायनेस्टी फाइनली केम टू एन एंड। उनकी डेथ के बाद एंड हो गया और ब्रिटिश शासन जो है वो इंडिया में आ गया था।
Now let's do the quick revision what you have understand in this chapter. फर्स्ट 6 मुगल रूलर्स को हम कहते हैं ग्रेट मुगल्स. उसमें आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आते हैं. मुगल एम्पायर जो फाउंड किया था वो बाबर ने फाउंड किया था इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की लड़ाई में. देन बाबर एंड हुमायूं कुड नॉट गेट अ टाइम, दोनों को टाइम नहीं मिला कि अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाएँ. शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया था, अपने एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था. उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी जो आज तक याद की जाती हैं. अकबर को ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कहा जाता है. जहांगीर और शाहजहां ने एफिशिएंटली रूल ओवर किया था, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को भी अपनाया था. औरंगजेब को तो रिवॉल्ट ही रिवॉल्ट अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी और बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी और इसी वजह से मुगल एम्पायर का एंड होना शुरू हो गया था. So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the revision carefully.